हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं आजकल राज्यपाल और राज्यपाल की विधायी शक्तियों की चर्चा हो चुकी है। आज हम शुरू करते हैं राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर या जिसको हम कार्यपाल की शक्तियां कहते हैं। तो इस संदर्भ में जो पहली बात आपको जाननी चाहिए वह यह कि जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है वह संविधान में कहाँ है, इसका उल्लेख कहाँ है। तो आपका आंसर होगा कि यह है पार्ट 6 चैप्टर 2 में, यानी भाग 6 और अध्याय क्या हो गया, अध्याय हो गया 2 में। अब कोई और डिटेल में जाना चाहे और कहे कि इसकी आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है, किसके किसके बीच है, तो यह है 153 से लेकर के 167 तक। आप जानते हैं कि इसके जस्ट आगे वाला आर्टिकल का क्या है, यहाँ से विधायिका शुरू हो जाती है, विधायी शक्तियों का उल्लेख शुरू हो जाता है। तो 153 से लेकर के 167 तक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं स्टेट के लेवल पे, तो हमारा मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है। जो स्टेट लेवल की कार्यपालिका है इसमें सम्मिलित कौन कौन से हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि क्या आता है, गवर्नर आता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं, राज्यपाल बोल रहे हैं। दूसरी चीज सीएम। तीसरा जो मिनिस्टर हैं, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और चौथा एक इसमें शामिल है, वह है एडवोकेट जनरल, यानी राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जैसे सेंटर में महान्यायवादी होता है, वैसे एडवोकेट जनरल होता है जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। ये शामिल होते हैं किसमें, एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। यह स्पेशली एक लीगल पोस्ट है क्योंकि यह विधि संबंधी सलाह देता है। लेकिन आप देखें कि यह जो अनुच्छेद है 153 और 167 के बीच आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एडवोकेट जनरल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। वह राज्य की कार्यपालिका का क्या है, उसका वह सदस्य है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चर्चा ये करते हैं कि राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वे हैं क्या चीज। ये तो हमने एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल पद की जो व्यवस्था है वह किस में है, आर्टिकल 153 में। और 153 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। तो कोई पूछे गवर्नर की पोस्ट कहाँ है, क्योंकि हम गवर्नर की कार्यपाल की शक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं, तो योर आंसर वुड बी 153। और इसी के आगे कहा गया है, जो अगला आर्टिकल है 154, उसमें यह कहा गया है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर है,
जो सारी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं वो कहाँ हैं? दे आर वेस्टेड इन गवर्नर। सारी कार्यपालिकीय शक्तियां, राज्य की समस्त एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड कहाँ हैं? वे राज्यपाल में वेस्टेड हैं और इनका प्रयोग, इन समस्त शक्तियों का प्रयोग संविधान ये कहता है कि या तो वह स्वयं करेगा। कैसे करेगा? स्वयं करेगा, डायरेक्टली, डायरेक्ट हिमसेल्फ। यहां से उसका विवेक का अधिकार आता है, स्वविवेक का अधिकार आता है, या वो कहता है कि अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स, संविधान में है ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम, वे अधिकारी या कर्मचारी जो राज्यपाल के अधीन है, उनकी सहायता से भी वह अपनी शक्तियों का यूज करेगा और प्लस वह अपनी शक्तियों का यूज जहां अपेक्षित है अपने विवेक से भी, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको बोलते हैं, विवेकाधीन शक्तियां जिसको बोलते हैं, वह डायरेक्टली इसका उपयोग कर सकता है। तो ये बात हुई कि स्वयं करेगा या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन ये अधीनस्थ अधिकारी हैं कौन? तो यहां से शुरू होती है उसकी पावर की बात। और पहली चीज जो आप इसके बारे में कहेंगे वह यह कहेंगे कि सीएम की नियुक्ति। राज्यपाल का जो पहला कार्यपालिकी या एग्जीक्यूटिव पावर है वह क्या है? वह है सीएम को नियुक्त करना, और यह है कहाँ? आर्टिकल 164 में। अब यहाँ कुछ बातें आप समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे राजस्थान की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 200 मेंबर हैं। अब कोई ए पार्टी है, सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 101 चाहिए। तो एक कोई पार्टी है जिसने कितने पा लिए? 150 पा लिए, और बी पार्टी है जिसने कितने पाए? मान लीजिए कि उसने 30 पाए, और सी कोई पार्टी है उसने कितने पाए? 20 पाए। ये कितना हो गया? 200 हो गया। अब ये तीन दल हैं जो एक को 150, दूसरे को 30 और तीसरे को 20 मिला। तो क्या यहां राज्यपाल ऐसा कर सकता है कि वह सी को इनवाइट कर दे सरकार बनाने के लिए? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह जो सरकार होगी, यह जो दल होगा, वही 101 के बहुमत को हासिल कर पाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको यदि राज्यपाल बुला भी लेगा या इसको बुला भी लेगा तो वे असेंबली में अपना विश्वास मत जो है हासिल नहीं कर पाएंगे, और सरकार उसी दिन गिर जाएगी जिस दिन विश्वास मत पे मतदान होगा। तो क्या करेगा? वह इस मेजॉरिटी जिसको मिली हुई उसको इनवाइट कर लेता है। यहाँ उसके पास बहुत ज़्यादा कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प वहाँ होता है जहाँ की हंग असेंबली आती है, जहाँ किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होता है, तो वहाँ पे वो अपने विवेक का यूज करता है। मूल चीज़ आपको ये जानना है कि आर्टिकल 164 के माध्यम से गवर्नर क्या करता है? सीएम की नियुक्ति करता है। दूसरी बात कि वह न केवल सीएम की नियुक्ति करता है बल्कि जो मंत्री परिषद होती है यानी मंत्रियों की भी नियुक्त करता है, और यह भी कहाँ है? 164 में भी है। अब यहाँ एक
आपके सामने सवाल है कि क्या यहां भी राज्यपाल स्वतंत्र है कि वह किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दे? सीएम चाहता है कि वह आपको गृह मंत्री बनाए या मंत्री बनाए, तो क्या राज्यपाल मुझे गृह मंत्री या मंत्री बना सकता है? नहीं बना सकता है। और संवैधानिक दृष्टि से यह उसके ऊपर बाध्यता है। संविधान ये कहता है कि जो गवर्नर होगा वह किसको अपॉइंट करेगा? सीएम को अपॉइंट करेगा। लेकिन सीएम की सलाह पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। यानी गवर्नर ये रूट नहीं अख्तियार कर सकता, सीधे मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं करता है, बल्कि उसका रास्ता कहाँ जाता है? सीएम से हो करके जाता है। इसका मतलब कि गवर्नर सीएम को अपॉइंट करता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है सीएम के सलाह पर गवर्नर करता है। तो एक जगह वह खुद करता है और दूसरी जगह क्या है? सीएम की सलाह पे करता है। तीसरी बात यहाँ एक समझने की है कि आज की डेट में यदि मैं पूछूं कि ठीक है, मेरे पास मेरी पार्टी है या आपकी पार्टी है, आपके किसी भी आपकी पार्टी का नाम ए है और आपको कितने मिले हुए हैं? 150 विधायक मिले हुए हैं। तो आप कहते हैं राज्यपाल से कि भाई हमारे तो 150 मंत्री होंगे, जितने विधायक जीते हुए सबको मंत्री बना दो राज्यपाल महोदय। तो क्या राज्यपाल ये मानेंगे? नहीं मानेंगे। और इसलिए नहीं कि यहां उनकी इच्छा है, नहीं, ये इच्छा की बात ही नहीं है, डिजायर की बात ही नहीं है, ओपिनियन की बात नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है जो आया था 2003 में और जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बोलते हैं। 91st ये कहता है कि किसी भी स्टेट में जो असेंबली है, जो विधान सभा है, उसकी स्ट्रेंथ का कितना 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। और जब संविधान 15% की बात करता है तो इट टॉक्स अबाउट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम। इसमें सीएम शामिल है, सीएम इससे बाहर नहीं है। इस 15% में सीएम इंक्लूडेड है। लेकिन एक चीज और वह कहता है कि किसी भी स्थिति में 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। यानी छोटे स्टेट में जहां के विधान सभा की स्ट्रेंथ कम है वहां कम से कम 12 मंत्री होंगे। ध्यान रखिए, यहां परसेंटेज की बात है और यहां किसकी बात है? संख्या की बात है। तो 15% यानी राजस्थान में आप निकालें तो 200 का आप 15% निकालें तो कितना हो जाएगा? 30 से अधिक मंत्री संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं रह सकते। तो राज्यपाल 100 या 150 या 31 लोगों को भी मंत्री बनाने की बात को वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं ये टेक्निकल पॉइंट था और आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज यहां पे कि मंत्री बन गए, ठीक है, जो भी लिस्ट गई राजस्थान में 30 लोगों की, उसको मंत्री बना दिया राज्यपाल ने। लेकिन मंत्री बनने से पहले 164(3) ही ये बात कहता है कि जो तीसरी अनुसूची है, 3rd शेड्यूल जो है अनुसूची, उसके अनुसार उनको क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे वे मंत्री नहीं बनते, उनको शपथ दिलाई जाती है। और यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो मंत्री शपथ लेते हैं वह किस अनुसूची के अनुसार लेते हैं? तो 3rd अनुसूची में प्रारूप बना हुआ है सबके शपथ का। तो याद रखिए, शपथ का प्रोविजन कहाँ है? 3rd शेड्यूल में है, 3rd अनुसूची में। यह अनुच्छेद नहीं है,
बल्कि क्या है, अनुसूची है। तीसरे में है वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अगली बात ये कि एक बार जब वो मंत्री बन जाते हैं तो संविधान कहता है कि वे कब तक मंत्री रहेंगे, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत, यहां टाइम बाउंडेशन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। यदि सवाल ये पूछा जाए कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना होगा तो आप ये मत कर दीजिएगा कि 5 साल। नो, संविधान कहता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य के राज्यपाल के कृपा कहिए या प्रसाद पर्यंत कहिए, तब तक उसका आशीर्वाद बना हुआ है, तब तक वह मंत्री बना रहता है। और जब वह प्रसाद खत्म हो जाता, प्लेजर समाप्त हो जाता है, तो वह मंत्री से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट, जैसे गवर्नर किसी विधायक को अपनी स्वेच्छा से मंत्री बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इन द सेम वे वह किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद से अपनी इच्छा से बर्खास्त नहीं कर सकता। सवाल है किसकी इच्छा से बर्खास्त करता है? तो संविधान क्या कहता है कि राज्यपाल को या सेंटर में राष्ट्रपति के एड और एडवाइस के लिए, उसकी सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनी है। तो प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग काउंसिल और यहाँ सीएम, तो वह सीएम के सलाह पे किसी व्यक्ति को मंत्री पद देता है गवर्नर, और उसके पद से हटाता है। यदि सीएम कहता है इस व्यक्ति को आप हटा दीजिए, तो वहाँ गवर्नर मना नहीं करेगा, वहाँ उसको स्वविवेक यूज करने का स्कोप संविधान नहीं देता। एक और चीज कि मान लीजिए कि आप हैं, आप अपने जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या राज्यपाल और आप विधायक बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन विधायक हैं नहीं, तो क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर ही आपको मंत्री बना सकता है क्या? कि आजा भाई हम आपको राजस्थान का गृह मंत्री बनाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। संविधान के अनुसार मंत्री बनने के लिए स्टेट लेवल पे विधायक होना जरूरी नहीं है। एक बार तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है, कंडीशन ये है कि आप 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। यदि इस 6 माह में आप कहीं से विधानसभा में चुन करके आ जाते हैं, जहाँ विधानसभा है, नहीं तो जहाँ विधानमंडल है वहाँ अलग बात है, तो जहाँ आप चुन करके आ जाते हैं, असेंबली में आ जाते हैं, तो आप मंत्री बने रह जाएंगे। नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं है, चुना नहीं गया है, उसको मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर यदि वह चुनाव लड़ करके जीत नहीं जाता है तो उसे मंत्री पद से हटना पड़ेगा। और इस संदर्भ में, इस पर्टिकुलर 164 के संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि यह जो काउंसिल होती है, जो कार्यपालिका का एक हिस्सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वह सामूहिक रूप से जो विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो 164 स्टेट लेवल पे जब आप कार्यपालिका को पढ़ेंगे तो 164 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगली बात ये तो मंत्रियों और मुख्यमंत्री के नियुक्ति की बात हो गई, उसके अपॉइंटमेंट की बात हो गई। लेकिन यदि हम क्रम से चलें तो ये
सीएम के नियुक्ति की बात थी, ये मंत्रियों की नियुक्ति की बात थी। यदि इसी क्रम में चलें तो जो 165 है वह एडवोकेट जनरल के यानी महाधिवक्ता को अपॉइंट करने की बात कर है, इसमें नियुक्त करने की बात है। तो गवर्नर क्या करेगा? जो स्टेट का एडवोकेट जनरल है, जो विधि संबंधी सलाह देगा किसको? राज्य सरकार को, उसको वह अपॉइंट करता है। यह भी जैसे दूसरे मंत्री हैं प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर अपने पद पे बना रहता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। अगली बात यह कि यदि सरकार है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका काम क्या करती है? ये तो ध्यान है ना। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है जो विधायिका बनाती है, असेंबली जिन कानूनों को बनाती है उसको लागू करती है, और प्लस दूसरे जो नीतियां हैं या निर्णय हैं उनको लागू करने का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको है? कार्य करना। कार्यपालिका इसको इसीलिए कहा गया है, कार्यों का पालन कराए, कानूनों का पालन कराए, नीतियों और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे। तो यह जो काम करना है तो इसके लिए एक सिस्टम चाहिए ना। इस बिजनेस को करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। तो संविधान यह अधिकार देता है किसमें? 166 में। ये क्या है? अनुच्छेद 166। वह कहता है कि कार्य संचालन के लिए जो राज्यपाल होगा वह क्या करेगा? वह नियम बनाएगा ताकि और सुविधापूर्वक, कन्वीनिएंट तरीके से सुविधापूर्वक कार्य हो सके, बिजनेस चल सके स्टेट गवर्नमेंट का। और प्लस वह इन बनाए गए नियमों के अनुसार क्या करेगा? जो मंत्री हैं, मंत्री को क्या देता है? कार्य सौंपता है, एलोकेट करता है, बिजनेस एलोकेट करता है। जैसे आप इसको सीधी, ये तो संवैधानिक लैंग्वेज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गृह मंत्रालय है, यह एक कार्य है, इट्स अ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गृह मंत्री किसने बनाया? राज्यपाल ने बनाया। तो राज्यपाल क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर काम किसी को एलोकेट कर रहा है, मंत्री को कार्य सौंप रहा है। और यह अधिकार किसको है? यह अधिकार भी संविधान के द्वारा दिया गया है राज्यपाल को। एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह कि कार्यपालिकीय शक्तियों के निर्वहन के संदर्भ में आपको एक चीज जाननी चाहिए कि संविधान ये तो कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन गवर्नर। लेकिन ध्यान रखिए, ये समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां या जो बिजनेस हैं वे राज्यपाल के नाम पे किए गए माने जाते हैं। एक्चुअली वो इनको करता नहीं है। करता कौन है? मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल। तो गवर्नर और काउंसिल के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए संविधान ने कुछ ड्यूटीज सौंपी है मुख्यमंत्री को। सीधे सीधे मुख्यमंत्री को संविधान जो है ड्यूटी सौंपता है। और जो भी पॉइंट होगा आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 167 में कहता है कि सीएम का कर्तव्य है, और अभी इस साल जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पॉलिटिकल साइंस के जिन लोगों ने एग्जाम को दिया था, उसमें इससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, ड्यूटीज।
ध्यान रखिए कि यह सीएम के ड्यूटीज की बात कर रहा है, राइट की बात नहीं कर रहा है, पावर की बात नहीं कर रहा है। पावर तो हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? गवर्नर का कर रहे हैं ना। तो गवर्नर के संदर्भ में संविधान 167 अनुच्छेद 167 के तहत कुछ ड्यूटीज देता है सीएम को। और पहली ड्यूटी वो क्या कहता है कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस विधायन, यानी कानून निर्माण, जिसको आप लेजिस्लेशन बोलते हैं या लॉ मेकिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। तो 167 ये कहता है कि यह सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, ड्यूटीज है कि वह प्रशासन, राज्य प्रशासन और जो प्रपोजल हैं विधायन ये लॉ के बारे में, उसकी जानकारी किसको दे? गवर्नर को दे। दूसरी बात वह इसी संदर्भ में संविधान कहता है कि यदि गवर्नर क्या करे? डिमांड करे। एक तो कह रहा है कि ये जिम्मेदारी सीएम की है कि वह सूचनाएं दे, दूसरे हो सकता है ना कि सीएम सूचना ना दे, तो गवर्नर में आस्क, गवर्नर पूछ सकता है, मांग सकता है। किससे? सीएम से। किस बारे में? कि आप हमें प्रशासन और विधायन के संदर्भ में जो भी निर्णय लिया गया है उसकी सूचना हमें क्या करें? हमें उपलब्ध कराएं। तो यह ड्यूटी होगी सीएम की कि वह उस सूचना को उपलब्ध कराए। तीसरी चीज गवर्नर क्या कर सकता है कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मंत्री ने, एक सिंगल मिनिस्टर ने, कोई सिंगल मिनिस्टर है, सिंगल मिनिस्टर से सिर्फ यही मतलब है कि एक कोई व्यक्ति जो मिनिस्टर है उसने कोई निर्णय लिया, उसने निर्णय ले लिया। जैसे होम मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर कोई है और उसने कोई डिसीजन लिया, चाहे पुलिस भर्ती के बारे में, कुछ भी, लेकिन इस डिसीजन को काउंसिल में, मंत्री परिषद में डिस्कस नहीं किया गया है, मंत्री परिषद में डिस्कस नहीं किया गया है, तो यहां गवर्नर को यह अधिकार है कि वह कहे उस मंत्री से कि इस डिसीजन को, या वह सीएम से कहे कि इस डिसीजन को जिसको किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने लिया है उसे मंत्री परिषद में विचार के लिए रखा जाए। और यह पुनः ड्यूटी हो जाती है सीएम की कि वह एश्योर करे कि वह पर्टिकुलर डिसीजन दैट वाज टेकन बाय अ पर्टिकुलर मिनिस्टर, उसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद विचार करे। और एक आखिरी बात जो इस कार्यपालिकीय शक्तियों के संदर्भ में आपको जानना चाहिए वह यह कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आप राजस्थान में क्या है? आरपीएससी है। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और प्लस जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है गवर्नर। कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं ना, हम पढ़ क्या रहे हैं? गवर्नर की शक्तियां। तो जब गवर्नर की शक्तियां पढ़ रहे हैं और आपसे कोई बीच में पूछ दे कि कौन नियुक्त करता है, तो जाहिर सी बात है कि वह गवर्नर ही नियुक्त करेगा। ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है। और यह सवाल भी आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, पिछले महीने ही हुआ है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ये सवाल आया था। तो सवाल ये नहीं था कि कौन अपॉइंट करता है, सवाल ये था कि इनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों को बर्खास्त कौन, हटा कौन सकता है।
तो ध्यान रखिए कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष को, चेयरमैन को और मेंबर्स को नियुक्त तो गवर्नर करता है, लेकिन हटा नहीं सकता। हटाने का काम कौन करता है? हटाने का काम करता है प्रेसिडेंट। अमूमन बच्चों से गलती हो जाती है कि उनको लगता है, उन्होंने पढ़ लिया था कि अपॉइंट तो करता है गवर्नर, तो हटाता कौन होगा? गवर्नर ही हटाता होगा। बट लॉजिक तो सही है, लेकिन संविधान दूसरी व्यवस्था करता है। संविधान ये कहता है कि नहीं, अपॉइंट तो गवर्नर करेगा, लेकिन हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो एक ब्रीफ में जो एग्जीक्यूटिव पावर थी गवर्नर की, उसको हमने समझने की कोशिश की। होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।